Assalamu alaikum, everybody. Welcome to our 25th webinar for the graduates of Pakistani universities. आज का हमारा मौजू है रिज्यूमे बिल्डिंग स्ट्रेटजी एंड टेक्निक्स और इसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल में हैं जनाब तैमूर अजीज भट्टी साहब. He is Vice President HR and Admin in Airtel. He has more than 21 experience. He has more than 21 years experience in HR and training and development. आप MBA आपका नस से है, MS इन HRM आपने ज़ैबेस से किया है, नादरा में भी आप खदमात अंजाम दे चुके हैं. He is a known guru and trainer for youth and human resource managers in Pakistan. हमारे साथ नुमान अली साहब हैं. He is SHRM certified and also he has qualifications in mental health first aid from UK. He has done his MBA as well. बहुत आपका वास्ट एक्सपीरियंस है HRM में काम करने का. He has worked with Islamic Relief, Norwegian Church Aid, Noon, Ayan, Medicine Du Monde and some other organizations as well. आपकी स्पेशलाइजेशन भी HR रिक्रूटमेंट, डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में है. और करम अली खान साहब हैं हमारे साथ. ही इज by profession he is a financial expert but do has experience in Pakistan and abroad in HR management. ISK में as a COO he is also operating and managing HR consulting as outsourcing and HR other functions as well. तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस डिस्कशन. जो आप जानते हैं हमारा फॉर्मेट बहुत सिंपल है कि वी स्टार्ट विद द ओपनिंग रिमार्क्स ऑन द टॉपिक फ्रॉम आवर ईच पैनलिस्ट और हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो क्या द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू सी इन अ सीवी ऑफ अ यंग पर्सन हु हैज अ short experience or no experience as a human resource professional. What do you see in their CV? This is simple question. Taimur sahab, we will start with you. जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया अर्शद साहब. अस्सलाम वालेकुम जी. सीवी जो है वो इंतहाई अहमियत की हामिल चीज़ होती है जिसको शायद लोग इतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयर और उस कैंडिडेट के दरमियान जो पहला रिश्ता उस्तवार होता है वो कागज़ के उस टुकड़े या उस ईमेल के थ्रू होता है. मैं चूंकि हमारे पास 2400 एम्प्लॉयज़ हैं और तकरीबन हम 26 शहरों में फैले हुए हैं और पिछले 18 साल के अंदर एयरटेल में शायद कोई एक दिन ऐसा नहीं था जब हमने हायरिंग ना की हो. तो हमारे पास तो इस वक्त महीने की चंद हज़ार सीवीज बाय डिफॉल्ट आ रही होती हैं, चाहे हम एड्स दें या ना दें. मैं थोड़ा सा ये डिवाइड करूंगा अपने जवाब को दो हिस्सों में कि अगर हम फ्रेश लोगों को हायर कर रहे हों तो सीवी में क्या चीज़ हम चेक कर रहे होते हैं, और अगर एक्सपीरियंस लोगों की बात करेंगे तो उसमें हम क्या चेक कर रहे होते हैं. सबसे पहली चीज़ तो ये है कि चूंकि किसी भी इदारे के पास बेशुमार लोग अप्लाई कर रहे होते हैं तो इसलिए रिक्रूटर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ऑब्जेक्टिव के पहले हरफ से लेके रेफरेंस के आखिरी नाम तक पूरी सीवी को तफसील से पढ़ना चाहिए, लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं है. अब आपका चैलेंज ये होता है कि आपने सीवी को इस अंदाज में ब्रेविटी के साथ बनाना है ताकि वो जो आपके अंदर काबिलियत या स्किल्स या जॉब की जो सूटेबिलिटी है वो मैसेज जो है वो रिक्रूटर तक आराम से पहुंच जाए. मैं ये समझता हूं कि in any case except for very experienced person where the experience and details are unable to be simplified on one page, but other than that CV should not be more than one page. Right. एक स्पेसिफिक किस्म के ऐसे ऑब्जेक्टिव की तहरीर के सीवी का आगाज होना चाहिए जिसको पढ़ के मुझे ये महसूस हो कि यार इस बंदे को हायर करके मुझे क्या फायदा होगा. वो सीवी आपकी नीड के मुताबिक है. जॉब के लिए आप यकीनन अपनी नीड के लिए जा रहे हैं, लेकिन मेरे पास जब कोई बंदा आएगा तो उसने अगर उसका मैसेज यूं है तो वो मेरी किस नीड को या मेरी किस जॉब रिक्वायरमेंट को पूरा कर पा रहा है तो वो मैसेज ज्यादा कन्विंसिंग होगा. ऑब्जेक्टिव के बाद ऑफ कोर्स फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स द एजुकेशन, और उसके फौरन बाद अगर इंटर्नशिप्स, और यहाँ पर मैं
ये बात कहना जरूरी समझता हूँ नौजवानों के लिए कि प्लीज अपनी ग्रेजुएटिंग ड्यूरेशन के दौरान ट्राई टू डू एज मेनी एज इंटर्नशिप्स एज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस चाहे वो इंटर्नशिप की सूरत ही में क्यों ना हो, वो आपको जो एक्सपोजर देगा, वो आपको बैटल हार्डेंड बनने में जो मदद देगा, उसके नतीजे के अंदर शॉर्टलिस्टिंग का चांस और अल्टीमेटली इंटरव्यू के अंदर आप बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। अभी थोड़ा सा पहले मैंने एक कैंडिडेट का इंटरव्यू किया, आप हैरान होंगे, 4 साल के ग्रेजुएशन के दौरान 8 इंटर्नशिप्स की हुई थी, विच वाज वेरी इंप्रेसिव कि एक बंदे ने 8 इंटर्नशिप्स एक महीने की हैं, तो उसका एक अच्छा एक्सपोजर था। इंटर्नशिप्स के बाद आजकल जो दौर है, खास तौर पे ये आईटी और क्लाउड नेटवर्क सिक्योरिटी, इसमें जो स्किल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंस्टेड कि आप अपने पूरे कोर्स वर्क की डिटेल्स मेंशन करें, जो स्किल्स हैं आपके अंदर उनको मेंशन करें। और एक और चीज सीवी के अंदर मैं जिसको बहुत गौर से चेक करता हूं, वो है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या जो सोसाइटीज होती हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, उसमें आपने क्या रोल प्ले किया हुआ है। क्योंकि ये मेरे नजदीक एक इशारा है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, पीआर, पीपल हैंडलिंग, टाइम मैनेजमेंट, ये तमाम स्किल्स जो हैं ये इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू पॉलिश हो सकती हैं। तो अगर आप डिबेटिंग सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं या ब्लड डोनेशन कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, तो इसका मेंशन करना जरूर करें, ताकि आपकी सीवी के अंदर एक डाइवर्सिटी और आपकी एक वो चीज शामिल हो। तो बहुत ज्यादा कलर, बहुत ज्यादा लेंथ की जरूरत नहीं है, कम अल्फाज के अंदर आप ये चीज मेंशन करेंगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपका मैसेज बहुत इफेक्टिवली जो है वो आगे पहुंच सकता है। शुक्रिया। थैंक यू, बहुत वैल्यूएबल आपने इंसाइट हमें दी है। तो नुमान अली साहब, आप भी तो एक अरसे से यही काम कर रहे हैं, तो प्लीज आप कैसे व्यू करते हैं, टिप्स दीजिए हमारे यूथ को। जी, थैंक यू अर्शद भाई, थैंक यू सो मच। जैसे आपने कहा काफी टाइम हो गया, तो शायद भी कहते हैं ना, उम्र गुजरी ऐसी कश की सयाही में। तो I'll totally second Timur Saab on what he has said already. लेकिन just to put emphasis for all the new people who are listening to me, देखिए CV या resume actually है क्या? We have to understand that it is a tool कि जो आपकी ब्रांडिंग के लिए यूज होगा, राइट? दिस इज जस्ट सॉर्ट ऑफ अ शोकेस ऑफ योर स्किल्स, योर कॉम्पिटेंस, योर एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन। तो जब भी इसकी आप सिंपल कॉनोटेशन एक सुपरमार्केट ले सकते हैं कि जहां पे जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उनकी शोकेसिंग या ब्रांडिंग या व्हाट वी यूज द वर्ड इन मैनेजमेंट साइंसेस के पोजीशनिंग, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि कौन सा प्रोडक्ट किस पोजीशन पे कैसे शोकेस हो रहा है। तो सीवी इज जस्ट लाइक दैट कि आपने अपनी स्किल्स को, अपनी कॉम्पिटेंस को या अपनी एबिलिटीज को यू हैव टू शोकेस। तो इसको ऐसा टूल ट्रीट किया जाए, और इसकी सारी ब्यूटी इसी में है कि कितना सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड और कंप्रीहेंड सिर्फ जो है आपकी सीवी या रिज्यूमे है। बिकॉज इस टूल का अल्टीमेट पर्पस वुड बी कि कैसे आपने अपने रीडर्स के लिए या जिस एम्प्लॉयर के लिए आप यू वांट टू वर्क, उसको कैसे फर्स्ट फ्यू सेकंड में हुकअप करना है, यू नो, जस्ट टू गेट द अटेंशन, कैच करना। और इट कैन नॉट बी डन विद, यू नो, जैसे प्रीवियस तैमूर भाई ने भी कहा कि इट कैन नॉट बी डन विद द लेंथी रिज्यूमे। सो जस्ट टू लास्ट फ्यू सेकंड को रिफ्रेश करते हुए कि आई वाज टॉकिंग अबाउट कि कैसे दिस इज शोकेसिंग योर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस, और एज अ टूल वी नीड टू यूज द रिज्यूमे, और कितना हम ब्यूटीफुली विद सिंप्लिसिटी अपने स्किल सेट को शोकेस कर सकते हैं, एंड विद द पर्पस एंड इंटेंशन इन द माइंड कि आपने अपने टारगेट ऑडियंस को या पोटेंशियल एम्प्लॉयर को कैसे हुकअप करना इन द फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स। कि जैसे ही उसका, यू नो, प्रीवियसली भी मेंशन किया कि इतना टाइम नहीं है कि लेंथी रिज्यूमेस पढ़ें, इवन 1-2 पेज रिज्यूमे भी फुल फ्लैश पढ़ना रिक्रूटर के लिए जब दे आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सीवी इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। सो वो कीवर्ड्स कैसे उनको हाईलाइट करना है, कैसे हुकअप करना है, that means a lot. And just to re-emphasize with the last few words on this first question, we usually say that what cannot be measured cannot be controlled. तो जो आप अपनी CV में कंसाइज तरीके से जो इतनी चीजें बता रहे हैं, स्किल सेट, तो कैसे उसको मेजरेबल बनाना है, we can talk later on that, but with the figures and facts and percentages so that people get attentive to your resume. So that means a lot. So that's my take on that. Very right.
बहुत अच्छी टिप्स आपने हमें दी। अच्छा खुर्रम साहब, आप क्या देखते हैं? आप एसके भी तो 100-150 लोगों को हर महीने रिक्रूट कर रही होती हैं और आप पर्सनली इन चीजों को देख रहे होते हैं। व्हाट डू यू सी इन रिज्यूमे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो रिज्यूमे में सबसे पहली गलती होती है, खास तौर पे यूथ जो हमारी गलती कर रही है, कि वो डिस्कनेक्ट होता है उनमें और सीवी में। उन्हें पता ही नहीं होता कि वो जो सीवी दे रहे हैं वो क्या है। आप पूछेंगे, मतलब मेरी एक हमेशा से होता है कि जी मुझे आप अपने सीवी का गो थ्रू करवाएं। तो जो उसमें मीम्स या फिर रील्स में आता है ना कि जी सीवी में लिखा हुआ है, तो हम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सीवी में सच लिखा है कि गलत लिखा है। तो 50% ये होता है कि जब आप सीवी देख रहे होते हैं और जो आप बात कर रहे होते हैं, तो डिस्कनेक्ट होता है कैंडिडेट में और सीवी में। उससे पता ही नहीं होता उसमें क्या लिखा हुआ है। बेसिक इंग्लिश मिस्टेक्स होती हैं, डेट्स गलत लिखी होती हैं, रेफरेंसेस गलत लिखे होते हैं। पूछो तो किसी कजन ने बनाया होता है या किसी ने बनाया था या बहुत अरसा हो गया, नया बना तो लिया था, उसका प्रिंट नहीं लिया था, भेजना भूल गया था। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब सीवी आपका बने तो आपको पता हो कि आपने क्या लिखा है। और जब आप अप्लाई कर रहे हैं, एक बात याद रखिएगा, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो हमारे उसमें हमेशा ही कहते थे कि आपने जितना भी आपकी नॉलेज हो, जितनी भी अच्छी पढ़ाई हो, जो 3 घंटे में आपने प्ले करना है ना पेपर में, आपको पास वो करवाता है। नॉलेज तो बहुत होती है, रिजल्ट परसेंटेज कम होती है। सिमिलरली जो इम्पैक्ट आपने क्रिएट करना है अपने इंटरव्यू में, उसका जो पहला 40% है परसेंटेज के हिसाब से, हमारे जो दोनों कोलीग्स हैं वो ज्यादा अच्छा बता सके, बट 40% इम्पैक्ट आपके सीवी से पड़ जाता है। और जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और सीवी से कनेक्ट हो, तो 40-50% आप जो है ना वो ऑटोमेटिकली स्कोर कर चुके होते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट है सीवी और इतना ही इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू। तो सबसे ज्यादा जो जिस चीज के ऊपर एम्फसाइज करना चाहिए कि जो सीवी में लिखा है वो ठीक हो, वो कनेक्ट हो, ओवर क्लेम मत करें कोई चीज अननेसेसरी। कुछ लोग अपनी जेडी छाप देते हैं, जेडी छाप देते हैं, वो देखा जाए कॉपी पेस्ट करते हैं, इधर से उधर से उधर से, कुछ नहीं होता। जब आप पूछते हैं कि कर क्या रहे हो, उन्हें पता ही नहीं होता। कुछ लोग उसको देख के, वीडियोस देख के और वो इंडियन मूवीज देख के उस पर देखते हैं, जी पढ़ा लिखा तो है, लिखा तो है, समझाओ तो सही। आपने तो पूरी 5, एक फ्रेश ग्रेजुएट का 1 साल एक्सपीरियंस का 5 पेज का सीवी है, किसके पास टाइम होता है? दूसरी बात ये कि उसके अंदर लिखा क्या होगा। आप आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन को, अपनी अचीवमेंट्स को देख, जैसे अभी तैमूर साहब ने कहा कि जो बेस्ट है, आपने अगर इंटर्नशिप्स की हुई है और उसके अंदर जो आपने खास तौर पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इसलिए कि इंपॉर्टेंट यही है कि आप अपनी एकेडमिया को लिंक कैसे करते हैं अपनी स्किल्स के साथ। वो चीजें अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, दिखाते हैं जो आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की, वो आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट को शो करता है। डिग्री तो हो गई, पर्सनैलिटी क्या है? हर 4 ग्रेजुएट्स ले लें, वो चारों डिफरेंट हो गए। और एम्प्लॉयर को या किसी भी एंटरप्रेन्योर को या किसी भी प्रोफेशनल को ऐसे लोग अपने साथ चाहिए होते हैं जो अपनी स्किल को यूज कर सके। नॉलेज उनकी बेशक बहुत हो, अगर वो यूज नहीं कर सकते तो उसका फायदा नहीं। तो कनेक्टिविटी और ओवर क्लेम मत करें। और आपको पता हो जब अप्लाई कर रहे हैं कि इसलिए कि आपका टेस्ट है, वो आपका जो इंटरव्यू में इम्पैक्ट आपने क्रिएट करना है, 40-50% जो है वो आपके सीवी से इम्पैक्ट क्रिएट हो जाना चाहिए। बहुत अच्छे से। यानी तो अभी तक हमारी लर्निंग ये है कि एक तो ये कि ब्रीफ होना चाहिए और व्हाट यू आर, बट इन अ वे कि जो इंटरव्यू कंडक्ट करने वाले हैं उनमें 40-50% आपकी स्किल सेट वहां पे नजर आनी चाहिए। अच्छा, अब तैमूर साहब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो आप फिर क्या राइटिंग टिप्स देंगे? क्या कोई ऑर्डर होना चाहिए या साथ ये भी बताइएगा, कुछ लोग इसमें विजुअल्स भी डालने की कोशिश करते हैं, तो क्या वो इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे? या जैसे आपने कहा कि भाई जो रिक्रूटर उसके पास तो टाइम ही नहीं है, वो तो टू द पॉइंट चीजों को देखना चाह रहा है, तो क्या ऑर्डर हो और इंफॉर्मेशन को पुट कैसे करें? जी बिल्कुल ठीक है। नुमान साहब ने और खुर्रम साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। मैं सिर्फ एक पॉइंट उसके हवाले से बात करके आगे बढ़ूंगा कि आजकल का जो दौर है ना जी, वो बहुत उसमें जो वर्क एनवायरनमेंट है वो ग्रे या फ्लूइड एनवायरनमेंट के अंदर मूव कर रहा है। थिंग्स आर नॉट वेरी मच डिफाइंड, क्योंकि इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कंपटीशन है। ऐसी सूरत हाल के अंदर वो बच्चा जो अपने कोर्स वर्क के अंदर तो बेहतर तौर पे तैयार है, विच इज एज्यूम्ड कि उसको वो चीजें आती हैं, उन तमाम एक्टिविटीज से जो कि उसकी पर्सनैलिटी को उस अनसर्टेन एनवायरनमेंट के अंदर काम करने के लिए तैयार कर सकता है, वो करना चाहिए। जिसके अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, जिसके अंदर आपकी पीआर बिल्डिंग, आप लोगों से मुलाकात करें, अपने लिंक्डइन के ऊपर लिंक्स डेवलप करें, आप सेल्फ डेवलपमेंट की बुक्स पढ़ें। तो इस किस्म के कोर्स वर्क्स तो है ही है, वो तो एक बुनियादी तकाजा है ही है। उसके अलावा बेशुमार चीजें करने से आपकी शख्सियत जो है वो रिफाइन हो सकती है। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ कि सीवी का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। मैं सिर्फ एक जुमला पहले बोल के फिर आगे बढ़ूंगा कि
टू लैंड अ जॉब, सीवी उस पूरे प्रोसेस के अंदर कि जिसमें आपने अल्टीमेटली साइकोमेट्रिक टूल्स का टेस्ट हो गया या इंटरव्यू हो गया, वो क्लियर करना है, उस पूरे प्रोसेस में सीवी की जो इंपॉर्टेंस है वो मेरे ख्याल में 20-30% से ज्यादा नहीं है, क्योंकि उसने सिर्फ कैंडिडेट को इंटरव्यूअर के सामने ला के बिठाना है बस। अच्छा खैर, अच्छा अब वो सामने बिठाने के लिए फॉर्मेट क्या होना चाहिए मेरे ख्याल में? स्टार्ट के अंदर नो ग्राफिक्स, नो कलर्स, मतलब बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। स्टार्ट में एक ऑब्जेक्टिव हो, लेकिन वो एक घिसा पिटा जुमला है, वो मोस्टली सीरीज के अंदर चल रहा होता है। ऑब्जेक्टिव वो हो जो कि एक शख्स की ऑर्गेनिक सोच की अक्कासी कर रहा हो, जो ये हमें पता है कि ये उसने खुद से उसकी सोच है। उसके बाद एजुकेशन मैटर्स, बिकॉज मतलब नियाटल के अंदर हम तो मैट्रिक और इंटर और फिर ग्रेजुएशन को जाके चेक करते हैं। जाहिर बात है कि अगर मिसाल के तौर पे अगर बहुत सीनियर पोस्ट के लिए भी हायरिंग हो रही है, तो इवन उसके लिए भी अगर स्टार्ट के अंदर एजुकेशन की 2-4 लाइंस मेंशन है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। नंबर 3, चूंकि मोस्टली लोग जो हैं वो फ्रेश या 1-2 साल के एक्सपीरियंस की बात कर रहे होते हैं, तो नंबर 3 पे मेरे नजदीक आपका वो जो 1-2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है या आपकी इंटर्नशिप है। बट प्लीज कैंडिडेट्स डू नॉट गो इनटू द डिटेल्स। जिस तरह खुरम साहब ने भी कहा या नुमान भाई ने कहा कि जी तमाम अपनी जेडीज को आप मेंशन करें, उसकी जरूरत नहीं है, हमें जेडीज का पढ़ने का टाइम नहीं है। तो आपने अपने वर्क एक्सपीरियंस को मेंशन किया। चौथी चीज जो है, अगर एक फ्रेश ग्रेजुएट है तो वो अपनी उन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को किन किन सोसाइटीज के अंदर कौन से इवेंट मैनेजमेंट का उसने रोल प्ले किया हुआ है वो मेंशन कर दे। उसके बाद जो स्किल्स हैं, सब स्किल्स के अंदर सिर्फ वर्ड एक्सेल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक फॉरवर्ड लुकिंग और एक वो कहते हैं ना कि आंखों में ख्वाब लेके जो बच्चा आगे आ रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसके पास सोशल मीडिया के हवाले से, टेक्निकल सॉफ्टवेयर एप्स के हवाले से ऐसे स्किल्स होंगे, उनको मेंशन करे। और मेरे ख्याल में ये 4-5 जो सेगमेंट्स हैं, ये ब्रेविटी के साथ 1 से 1.5 पेज के अंदर एक्सप्लेन कर दे, और आई थिंक दैट शुड बी इनफ टू कैच। बाकी चीज जो है ना, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, क्वालिटी ऑफ इंटर्नशिप, उस पर डिपेंड करेगा। सिर्फ इस फॉर्मेट से चीजें लिख देना काफी नहीं है। अब आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आपकी एजुकेशन कैसी है, अगर उसमें डेप्थ है जो कि आपकी एक कंसिस्टेंट मेहनत को रिफ्लेक्ट कर रही है, बिकॉज वो कहते हैं कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन वन डे, सिर्फ एक दिन मेहनत करके सीढ़ी बनाने से कामयाबी नहीं मिल सकती है। तो ये मेरा पॉइंट है इसके ऊपर। थैंक यू। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा नुमान साहब, जैसे अभी हमें तैमूर साहब ने भी बताया कि आपकी नजर आना चाहिए एक्सपीरियंस, लफाजी और विजुअल्स नहीं, तो आप हमें समझाइए कि एक्सपीरियंस और स्किल में क्या फर्क होगा, या ये दोनों एक तरह के हैं, और कैसे हम इसको लिखें कि आप जैसा रिक्रूटर है वो मुझे फौरन हायर कर ले। जी, थैंक यू सो मच। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जब हम बात करते हैं स्किल्स और एक्सपीरियंस की, तो फर्दर बाइफिकेशन भी कि हम जब देखते हैं कि नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज को, तो एक्सपीरियंस तो फॉर ऑल द न्यू इनकम्बेंट जो अभी प्रोफेशनल लाइफ में आ रहे हैं, ये थोड़ा अरसा हुआ है। एक्सपीरियंस इज व्हाट यू हैव बीन डूइंग इन योर प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, या जो आपने इंटर्नशिप्स में किया है, या फॉर दैट मैटर आपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में डिफरेंट इवेंट मैनेजमेंट किए हैं, या जिस तरह पहले बात हुई डिफरेंट सोसाइटीज को लेके चले हैं। तो दिस काउंट्स ओवर द पीरियड ऑफ ईयर कि आपका एक्सपीरियंस कितना रहा है काम करते हुए। बट द क्वालिटी ऑफ योर वर्क, वो आपकी कॉम्पिटेंस या स्किल को, प्रैक्टिकल स्किल्स की हम बात करते हैं कि व्हेन इट कम्स टू डिलीवरेबल, कि आप डिलीवर करने के कितने मुतहम्मिल हैं, कितनी अहलियत रखते हैं, हाउ कॉम्पिटेंट यू आर टू डू सर्टेन थिंग इन मोर स्मार्टर वे, कि जिसका आउटकम और प्रोडक्टिविटी इज मच हायर देन जो हम नॉर्मल कोर्स में करते हैं। तो दिस इज व्हाट आई सी के एक्सपीरियंस और आपकी स्किल या कॉम्पिटेंस का फर्क है। सेकेंडली, थोड़ा सा गोइंग बैक, जो हम बात कर रहे थे कि जो उसकी हायरार्की ऑफ इंफॉर्मेशन इन द रिज्यूमे, तो वो दैट आई टोटली एग्री, जिस तरह तैमूर साहब ने भी जिक्र किया, फॉर्मेट उसका प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग के हाउ एक्सपीरियंस इज द प्रोफेशनल, या कौन नया जो है वो कैंडिडेट या नई जनरेशन आ रही है उसमें। बट एक चीज मैं थोड़ा सा जरूर मेंशन करूंगा कि ऑफ कोर्स कलर्स एंड वो फूल बूटों की जरूरत नहीं है, बट आई
request जितने भी young generation है, do look for infographic CVs also. कि these are in very trend also, depending upon कि किस nature की job है. Of course, अगर आप किसी research based काम के लिए कर रहे हैं तो it won't work for the infographics. But if you are applying for the jobs कि जो social media की हैं, marketing related हैं, management related हैं, तो जो मीडिया से रिलेटेड है, तो the infographic CVs that will help you a lot. वो one pager with beautiful workflows, colorful because the demand of the job, the nature of the job के हिसाब से we need to customize our resume also so that it is the best reflective of what we want and what we are and what we are looking forward. तो it can be accordingly कि आपकी theory based हो, bulleted point हो, graphic based हो, but depending upon the nature of job for which you are applying and the nature of the company. वो भी अक्सर हम टर्म यूज करते हैं ना कि कमर्शियल अवेयरनेस कितनी है आपको अपनी इंडस्ट्री की अवेयरनेस कितनी है, so that you can have that thing in the background and backdrop and then customize your CV accordingly. So that's my take on it. बिल्कुल सही, थैंक यू। अच्छा खुर्रम साहब, अभी ये इसी गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, often we listen or we heard or we read somewhere कि जी न्यू ट्रेंड्स सीवी में आ रहे हैं। ये न्यू ट्रेंड्स क्या है और इसका कितनी जरूरत है हमारे सीवी के अंदर? देखिए, न्यू ट्रेंड्स का पॉइंट ट्रेंड दोनों तरह के हो सकते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव। चक्कर के फ्यूचर से पहले इतने आता था कि हाफ पेज पे तो लोगों का नाम ही लिखा होता था, इस तरह की चीजें उसको पेज भरने के लिए। हाँ, जैसे अभी बात की ना नुमान साहब ने कि इन्फोग्राफिक्स वगैरह यूज करें। आप सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड क्या है कि पर्पस बिल्ट सीवी हो। एक सीवी हमारे, मतलब मैं जिस जमाने के ग्रेजुएट किया था उस जमाने में प्रिंटर एक्सेस और कंप्यूटर एक्सेस बड़ी लिमिटेड होती थी। क्या है सिचुएशन कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारी बड़ी कंपनीज एआई का इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं सीवी पिक करने में। तो इसलिए कि अगर किसी जॉब के लिए 2000 सीवी आना कोई बड़ी बात नहीं है। अब जैसे आपने कहा 150-200 लोग हम हर महीने रिक्रूट करते हैं, सीवी देख रहा था 7-8 हजार 9,000 सीवी हर महीने आते हैं। तो बहुत सारी कंपनी जिनके पास जो इक्विप्ड है वो एआई का इस्तेमाल करती है। तो आप पर्पस बिल्ट सीवी कहें कि जो जॉब मिसाल के तौर पर एक अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग की जॉब में भी जा सकता है, बजटिंग की जॉब में भी जा सकता है, रूटीन अकाउंटिंग की जॉब में भी जा सकता है, वो स्टोर अकाउंटिंग की जॉब में भी जा सकता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपने सीवी में वो चीजें हाईलाइट करें जो जिसकी रिक्वायरमेंट है। आपके पहली बात, जैसे भी तैमूर साहब कह रहे थे, ऑब्जेक्टिव वो होना चाहिए जो आपको पता हो। छापा हुआ ऑब्जेक्टिव की बात नहीं, जिसको आप एक्सप्लेन कर सको, वहीं से आपकी गली खुल जाती है। अगर आपने ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ भाषण दिया हुआ होता है, अगर आपने ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ बताया जी इसका मतलब क्या, किसी को नहीं पता होता, क्यों, किसी से छापा था। अच्छा, अब चेक करें कि अगर आप जब आप स्टार्ट करें सीवी में और आपको अपने बारे में एक्सप्लेन करने का कहा जाए कि प्रेजेंट योरसेल्फ, तो अगर आप उस ऑब्जेक्टिव को दोहरा दें और पर्पस उसके साथ कीजिए, आप मीन करते हैं उस चीज को, तो बड़ी आपको सहूलत हो जाएगी। आप एक कनेक्शन पैदा हो जाएगा आपका और इंटरव्यूअर का, उसको अंदाजा होगा कि नहीं यू मीन समथिंग। अगर आपने कुछ लिखा है ना तो आपको कुछ पता है। सेकेंड बात कि जो जब आप अप्लाई करें जॉब को तो देख ले सीवी को, रिव्यू करें, कीवर्ड्स देखें। बहुत दफा जो एड्स आते हैं उनमें कीवर्ड्स मेंशन होते हैं, वो आपके सीवी में मौजूद होने चाहिए। दैट इज द न्यू ट्रेंड, उसको आपके सीवी में मौजूद। और अगर आपने, अभी हम बात कर रहे हैं कि सबसे हाईलाइट करने की जरूरत है जो स्किल्स आपके पास है, जो एक्स्ट्रा स्किल्स आपके पास हैं। आप अपनी डिग्री को तो हाईलाइट एक लिमिट से ज्यादा नहीं कर सकते ना, क्या करेंगे, ज्यादा उसकी कॉपी करके लगा देंगे उसको। मगर जो स्किल्स आपके पास है, जो आपने एक्स्ट्रा स्किल्स हासिल की है, अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो आपने इंटर्नशिप्स में हासिल की है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है आपने जॉब में हासिल किया है, अगर आपने कोई एक्स्ट्रा कोर्सेज किए हुए, उसके हवाले से अगर आप उन चीजों को हाईलाइट करते हैं, कोई ग्राफ्स बनाते हैं, कोई चीजें प्रेजेंट करते हैं, आपका कोई प्रोजेक्ट है उसके हवाले से कोई चीज आप डिटेल देते हैं, दैट इज द मेन की। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पता हो कि आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं और जिस जॉब के लिए जा रहे हैं आपका सीवी उसके हिसाब से एड्रेस्ड हो। आई एम नॉट आस्किंग कि जी हम गलत चीजें या फेक चीजें डालें, मेरा मतलब है कि आप प्रायोरिटाइज करें हर दफा अपने सीवी को भेजने से पहले कि उस जॉब की रिक्वायरमेंट में क्या प्रायोरिटी है। अगर उसमें कीवर्ड्स एड्स में दिए हुए होते हैं और बहुत इस वक्त एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं सीवी को पिक करने के लिए, 1000 को सर्च करते हैं जिनमें कीवर्ड्स आ रहे होते हैं उनको पिक करते हैं, खासतौर पर जूनियर जॉब्स के लिए, तो वहां आपका चांस बहुत बढ़ जाएगा आपके शॉर्टलिस्ट होने का अगर आप ये काम करते हैं। सही। अच्छा, ये एक आपने दिलचस्प बात की वरुण साहब कि आपका जो है कीवर्ड्स की बात है, तो आप सुना है कि अब सॉफ्टवेयर से भी स्कैनिंग की जाती है बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर रिक्रूटमेंट के लिए। तो तैमूर साहब, ये फिर कीवर्ड्स हम कैसे करें, ये और ये कहाँ है?
ये जो शुरू का जो आपकी इंट्रो होता है एक पैराग्राफ का, हम वहां डालें। एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि कीवर्ड्स जहां हम अप्लाई कर रहे हैं उस काम से रिलेटेड होने चाहिए या मेरी एजुकेशन और एक्सपीरियंस से मुताल्लिक होने चाहिए, या दोनों को होना चाहिए? जी, बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है फॉर्म साहब ने। ये की वर्ड जो है ना जी, इसका ताल्लुक ना तो स्पेसिफिकली एजुकेशन के साथ है, ना स्किल ना एक्सपीरियंस। जब एक जॉब सीकर जो है वो और ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि जो एड आया हुआ है उसके अंदर यकीनन वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन होंगे, चाहे उनका ताल्लुक एजुकेशन से हो, एक्सपीरियंस के साथ हो या आपके स्किल्स के साथ हो। अब वो चीज जहां जहां पर भी है तो वन हैज टू एंश्योर कि वो सीवी के उस सेगमेंट के अंदर ही वहां पर रिफ्लेक्ट होंगे ना। यू कैन नॉट जस्ट मेंशन दी वर्ड्स स्टार्ट के अंदर। अब मिसाल के तौर पे हम लोग जो है वो लिंक्डइन से अपनी बहुत सारी हायरिंग जो है वो कर रहे होते हैं, और वहां पर एक फीचर है जो हमारा जो एज एन एम्प्लॉयर हमने लिया हुआ है कि हम जो प्रेफरेंसेस और शॉर्ट वर्ड्स के थ्रू शॉर्टलिस्टिंग करते हैं। हमारे बैकएंड के ऊपर मतलब 20-25-30 हजार सीरीज होंगी जो कि एक मोटे मोटे शॉर्टलिस्टिंग या उस नाम या उस पोस्ट के अगेंस्ट शो कर देगा। लेकिन जब हम वो कीवर्ड्स डालेंगे तो वो वहां से शायद 200 या 300 या 400 सीरीज तक वो महदूद कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कीवर्ड्स को बड़े स्पेसिफिकली आपने इंश्योर करना है। अब वो सीवी के अंदर जिस मर्जी सेगमेंट के अंदर आ जाए, सॉफ्टवेयर ने या एआई ने पूरे डॉक्यूमेंट को चेक करके उसको पिक करके लेके आना है, तो वो किस पेज के किस एरिया में शो हो रहे हैं दैट डज नॉट मैटर। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उस जॉब से मुतल्लिक या उसकी पेरिफेरी या उसके एलाइड टॉपिक से मुतल्लिक भी अगर वो चीज वहां पर शो हो जाएगी तो उसमें हर्ज नहीं है। तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स का मेंशन होना जरूरी है, और वो आई थिंक दैट वुड बी द की टू गेट शॉर्टलिस्टेड या पिक्ड अप बाय द सॉफ्टवेयर। सही, थैंक यू। अच्छा नुमान साहब, आपने इंटरनेशनल अदारों के लिए काम किया है, तो ये जो सीवी को देखने का अमल है, क्योंकि आजकल हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो इंटरनेशनल अदारों में भी अप्लाई कर रहे हैं और ऑनलाइन जॉब्स के लिए भी कर रहे हैं, तो आप इस कीवर्ड्स और स्कैनिंग ऑफ सीवी थ्रू सॉफ्टवेयर को किस तरह से देखते हैं और क्या एडवाइस करेंगे? बिल्कुल अर्शद भाई, जस्ट ऑन टॉप ऑफ जिस तरह बाकी कोलीग्स ने बात की, पैनल मेंबर्स ने बात की, देखें जो हमारा एटीएस है या एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम्स हैं या जो जितने भी हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, बेसिकली उनकी फंक्शनैलिटी वो है, एक तो ये कि दे नीड टू स्कैन द होल एप्लीकेशन, ईदर इट इज अ फॉर्म एप्लीकेशन और योर रिज्यूमे, और उसमें से कीवर्ड्स की उन्होंने उठाना, और जिस तरह तैमूर साहब ने कहा कि उसकी कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है। सॉरी नमान भाई, ये जो है ये किस फॉर्मेट में होते हैं सीवी? वो हर किसी से मसलन जैसे पीडीएफ में या इस तरह के मुख्तलिफ फॉर्मेट से, हर फॉर्मेट से उठा लेते हैं या वर्ड में होना चाहिए? जी देखें, मैं तो हमेशा पर्सनली प्रेफर करता हूं कि सीवी पीडीएफ में होनी चाहिए, which means दो चीजें उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये वो कहीं पे भी आपका फॉर्मेट चेंज खराब नहीं करेगा, और सेकेंडली पीपल और एम्प्लॉयज डू नॉट हैव टू हैव सर्टेन स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर या ऐसी चीज कि भाई वो गूगल ड्राइव पे जाके ओपन करें या किस फॉर्मेट में। तो पीडीएफ इज द बेस्ट फॉर्मेट एंड वर्ड इज इक्वली गुड बट प्रेफरेबल द पीडीएफ। और जितने एटीएस सिस्टम्स हैं दे आर कैपेबल टू गो थ्रू द पीडीएफ्स एंड वर्ड फाइल्स आल्सो। और कीवर्ड्स का यूजेज जैसे पहले बताया कि स्पेसिफिक जॉब के एडवर्टाइजमेंट में मौजूद होता है, देन इट इज ऑन द आईज ऑफ द पर्सन हु इज लुकिंग एट द जॉब एडवर्टाइजमेंट कि उनको कौन से ऐसे कीवर्ड्स और बज़वर्ड्स हैं, दे आर बीइंग रिपीटेड, दे आर बीइंग एम्फसाइज्ड अपॉन इन द जॉब एडवर्टाइजमेंट, दे नीड टू बी रिफ्लेक्टिव अकॉर्डिंगली, बिकॉज एटीएस जो है वो जितना भी स्मार्ट है, एट द सेम टाइम इट इज डम बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द कीवर्ड्स फेड इनटू द सिस्टम बाय द एम्प्लॉय कि जिस सीवी में जिस रिज्यूमे में ये वर्ड्स आ जाएं, that needs to be picked up or shortlisted accordingly. और on top of that, just one tip to the all the attendees of this webinar कि of course जो word based PDF based CV है, that is one thing. Different employers or different international organizations, because they are using different HRIS system, तो उनके अपने online applicant tracking systems and application systems बहुत होते हैं, तो they also prefer कि उनका अपना एक format या form हो, either it is lengthy or not, that is a separate discussion, but they prefer to have that form filled क्योंकि वो database में भी आ जाए, they can easily track, they can easily get information out of that. Especially जिन लोगों ने UN में apply किया होगा या different multinational में किया होगा, तो they have their own systems, वो आपकी CVs को accept नहीं करते, they ask the questions, fields that need to be filled upon.
And thirdly, most importantly, what I'll strongly recommend in this era of information technology, कि इन फॉर्मेट से हट के everybody, चाहे वो प्रोफेशनल है या वो अभी न्यू कमर है, they should have a proper website on the format of your CV describing yourself. Because उसके बहुत सारे benefits हैं, not only this कि आप अप्लाई करेंगे और लिंक देंगे, but that website या your portfolio gets recognized by the Google, और वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपकी वेबसाइट की बिहाफ पे आपको रैंक कर रहा होता है. So when people randomly search कि भाई मुझे लेट्स से HR एक्सपर्ट चाहिए, मुझे फाइनेंस का एक्सपर्ट चाहिए इन पाकिस्तान, इन इस्लामाबाद, तो ऐसे कौन से लोग हैं, तो गूगल रैंक यू ऑन दैट साइट. तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव योर ओन वेबसाइट और उसके ऊपर आप रेज्यूमे बिल्ड करें. सो या थैंक यू. थैंक यू. अच्छा खुर्रम साहब, आप ये हमें गाइड करें कि अभी जो हमारी डिस्कशन चल रही है, फॉर्मेट की बात हमने की, कीवर्ड्स की हमने बात की, तो इस वक्त आउट ऑफ अब्रॉड में पाकिस्तान से यूजुअली हमारे लोग यूएई की तरफ देख रहे होते हैं, सऊदी अरब की तरफ, मोस्टली तो यूएई की तरफ लोगों का रुझान ज्यादा है. तो आप समझते हैं, यू हैव बीन देयर पर्सनली एंड यू वर्क देयर, तो क्या कोई डिफरेंट सीवी देखा जाता है वहां पे, या सेम पैटर्न जो है वो चलेगा? देखिए, सीवी पैटर्न इंटरेस्टिंगली इसलिए कि आजकल हम सब लोग जो है वो गूगल से हेल्प लेते हैं, ठीक है, और बड़े फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, तो सीवी पैटर्न ओवरऑल चलते हैं. बट थोड़ी सी मेरे ख्याल में जब हम इंटरनेशनल रिक्रूटर्स क्लास जाते हैं, ऐसी कंपनीज पे जाते हैं जब मल्टीनेशनल लोगों, खाली पाकिस्तानी ना हो, तो मार्जिन ऑफ एरर और कम होना चाहिए. तो यू हैव टू बी मोर केयरफुल, इसलिए कि वहां पे कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है. मैं नाम तो नहीं ले रहा, कुछ ऐसे मुल्क हैं हमारे उसमें आसपास, या मैं इंडिया और उसके पड़ोसियों की बात नहीं कर रहा, जिनके लोग जो है ना वो अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर ही नौकरियां चला रहे होते हैं. कुछ उनका अरब ममालिक हैं, उनके लोग जो एक्सपर्ट हैं कि पूरे साल में 4 प्रेजेंटेशन के ऊपर पूरा साल गुजार जाते हैं, तो उनके सीवीज भी बड़े जबरदस्त होते हैं. तो आप एरर ना करें. हम लोग जिस तरह, हम सब के साथ ये होता है कि जब हम सीवी कर रहे होते हैं, एरर्स बहुत होते हैं. तो जब आप बाहर के लिए करें, पहली बात फॉर्मेट्स अवेलेबल है, इसलिए कि आप गूगल की वजह से इंटरनेशनल आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, फॉर्मेट्स जो कर रहे होते हैं मिल जाते हैं. बट यू हैव टू बी मोर एक्यूरेट. आप ज्यादा क्या कहते हैं, यू हैव टू बी केयरफुल कि आप जो भी लिख रहे हैं सीवी में, इसलिए कि वहां पे कम्पिटिटिवनेस ज्यादा होती है, टाइम भी ज्यादा लगा रहे होते हैं, दुनिया भर से अप्रोच लोग कर रहे होते हैं, तो आप ज्यादा हो और अपनी चीजों को प्रेजेंट बेहतर करें. और वही बात जो अभी बार बार तैमूर साहब ने, नवाज साहब ने कहा कि अपनी स्किल्स को सबसे इम्पोर्टेंट करें. वो सबसे वहां पे यही देखा जाता है कि कितने हैं इंटरव्यूज हम लोगों ने या लाइफ में दिए होंगे जहां आपके 2-2 3-3 दिन के इंटरव्यूज हो रहे होते थे, आपको प्रोजेक्ट देते थे, आपको डिसीजन मेकिंग आपके देखते थे, ग्रुप डिस्कशन होती थी, उसकी बेस पर डिसीजन होता था. मैं तो एक इंटरव्यू वो भी दे चुका हूँ जिसमें ड्राइविंग टेस्ट भी था, आपके साथ बैठ के उन्होंने ड्राइव की. हाँ ठीक है, तो वो देखते हैं कि आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है आपकी. और जाहिर बात है एक सीनियर लेवल पे हायर कर रहे हैं, मतलब हायरिंग का सीएफओ और समथिंग, तो ये देख रहे हैं कि आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है आपकी. तो आप चीजों को, अपनी स्किल को जितना ज्यादा एक्सपोज कर सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं, जो प्रॉपर वर्ड है वो बहुत जरूरी है. तो बाहर के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल इस सेंस में हो जाए कि जो एरर्स है ना, जो हम तो खुद चाहते हैं कि हमें लोग जो सीवी भेजे वो एरर फ्री हो, बट जब बाहर जा रहे हैं और आप एक ऐसे कंपटीटर्स में जा रहे हैं जहां आपको वो एज नहीं मिलेगा, तो हम तो समझ जाते हैं ना कि ठीक है जी, चले प्रिंटर नहीं था, अपडेट नहीं था, बिजली नहीं थी, इस तरह की कहानियां हो जाती हैं. तो इंटरेक्शन उसमें जाते हैं, फिर इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए. यू हैव टू बी एक्यूरेट, आपका सीवी अपडेटेड होना चाहिए प्रॉपर. अगर फिजिकल आपने प्रिंट देना है, उसकी हार्ड कॉपी देनी, तो प्रॉपर प्रिंटिंग हो, इंक मिसिंग ना हो, इस तरह की चीजें ना हो. फॉर्मेट्स एक ही हैं, इंटरनेशनली भी एक ही है, इसलिए कि अब सब गूगल इसको यूज करते हैं और आपको सारे फॉर्मेट्स आपको भी देता है, हमें भी देता है. बात एक ही. सही. अच्छा तैमूर साहब, एक और मौजू खुर्रम साहब ने छेड़ दिया है कि एरर ना हो, तो आप हमें ये सिखाइए कि हम एरर फ्री कैसे बनाएं. क्या कोई टूल्स अवेलेबल हैं, किसी को दिखाना चाहिए? एक इसी क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा ये है कि मुझे भी ये तजुर्बा हुआ, शायद आपको भी हुआ हो, कि बाज़ का यंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके ईमेल अजीबोगरीब होते हैं कि hero-of-the-year@gmail.com. तो इस पे भी जरा बात करें कि किस नोयत के ईमेल और एड्रेसेस आपकी सीरियसनेस और प्रोफेशनलिज्म को या प्रोफेशनल मैनर्स को जाहिर करते हैं. जी तैमूर साहब. देखिए सर, पहली बात तो यह है कि 1-1.5 सफ़े के ऊपर बिखरे हुए अल्फाज को अगर ग्रामेटिकली और
किसी भी एरर के लिहाज से एक कैंडिडेट चेक नहीं कर सकता, तो मतलब इसके बाद तो फिर कोई बात रह ही नहीं जाती। और ये होता है, मतलब मेरे सामने सीवी आएगी तो उसमें ग्रामेटिकल एरर्स भी होते हैं, उसमें और गलतियां भी होती हैं। तो ये चीज तो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है कि जो शख्स अपना आप सेल करते हुए सीरियसनेस या शो नहीं कर, ऑफ कोर्स उसने जान के तो नहीं किया, लेकिन उसी गलती के ना होने की ही तो इंपॉर्टेंस है, जो कि एक इशारा है उस बंदे की सीरियसनेस की तरफ। तो इसलिए मतलब ग्रामर चेक है, सीवी को खुद पढ़ लें, अपने किसी कुलीग को दिखा दें। मेरे ख्याल में कम से कम 2 से 3 डिफरेंट लोगों को वो सीवी पढ़ाएं, उन्हें क्या फॉर्मेट को छोड़ दो, सिर्फ मुझे इससे गलती निकाल के बताओ, उससे चीजें इंप्रूव हो जाती हैं। अब जहां तक ताल्लुक ईमेल की है, मुझे याद पड़ता है कि मैंने कोई आज से 20-22 साल पहले तैमूर अजीज @yahoo.com, ताकि मैंने कहा कि शुरू में ही उस वक्त जरा ईमेल्स कम लोगों के हों तो ये नाम मैं रिजर्व कर लूं। तो मेरे ख्याल में तो ये तो बिल्कुल अजीब सी बात होगी। और ऐसे कुछ सीरीज आ जाते हैं कि जिसके अंदर बड़े बड़े अजीब किस्म के नाम होते हैं। तो अगर आपका, बिकॉज बाय नाउ इट वुड बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि किसी के नाम का जो है वो एब्सोल्यूट ईमेल या आईडी अवेलेबल हो, तो उसके साथ कोई एक नंबर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट अगर आप अटैच कर दें, तो अगर कोई ईमेल नहीं है तो वो बना लें, और ओनली दैट ईमेल शुड बी यूज्ड इन ऑल प्रोफेशनल एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन। तो ये छोटी छोटी चीजों का इजहार जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीवी जो पढ़ रहा है उसके जहन पे क्या इंप्रेशन बनता है। थैंक यू। अच्छा नुमान, आप भी इसमें ऐड करें, क्योंकि फ्रैंकली 20 साल हो गए हैं रिक्रूटमेंट के प्रोफेशन में, तो ये जो ईमेल या स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, कहीं फुल स्टॉप नहीं है, कॉमा नहीं है, कहीं जो कैपिटल लेटर होना चाहिए था तो स्मॉल लेटर है, और स्मॉल होना चाहिए था तो वहाँ कैपिटल है, ये इस तरह की मिस्टेक्स हमारे लोग क्यों नहीं ओवरकम कर पा रहे? हालांकि आप तो ग्रामर के टूल्स भी अवेलेबल हैं, और आप क्या इस पे एडवाइस करेंगे? नहीं, यू आर टोटली राइट। और टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए सबसे बड़ा पुट ऑफ ये होता है कि सही, द फॉर्मेट इज नॉट गुड, और अगर स्टार्टिंग सेंटेंसेस आर जस्ट लाइक दैट, तो फिर तबीयत ही नहीं होती कि इस रिज्यूमे को आगे लेके जाएं। नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ माई पर्सनल प्रेफरेंस, बट बैक ऑफ द माइंड, being HR person, I just put a tag on that person कि he is not a serious type of person, right, he is not a committed, या उसकी competence पे question mark आ जाता है। So why I should invest my further 10 minutes on the CV कि अगर ये जो एक पेज पे कॉन्शियसली नहीं कंसंट्रेट कर सकता तो क्या करेगा? सही। और ये गलती होना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन रिज्यूमे देख के अगर एक चीज रिपीट हो रही है बार बार और एक ही पैटर्न पे रिपीटेशन है, तो वो जो है ना सीरियस नेग्लिजेंस है या केयरलेसनेस है, और इट इज रिफ्लेक्टिव कि वो बंदा सीरियस ही नहीं है टू गेट दिस जॉब, और उसने रैंडमली सीवी अप्लाई कर दी है व्हिच नीड्स टू गो टू द जैन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यार आप, वो जो मैंने शुरू में बात की थी कि कैसे आपने हुकअप करना है अगले बंदे को, अटेंशन ग्रैबर कैसे होना है, तो उसका तो सबसे बड़ा डाउनफॉल यहीं से स्टार्ट हो जाएगा कि उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं या थिंग्स लाइक दैट। और ईमेल के ऊपर तैमूर साहब ने बड़ा कंप्रिहेंसिवली बात कर दी कि of course we understand कि अब due to the multiple massive use of the email addresses आपके नाम के exact matches नहीं हो सकते, but your email address should be reflective of your name in certain combinations, and it should be decent enough which shows you are a gentleman or a lady who is seriously about his or her career and she is looking forward to get interviewed. जैसे हमने शुरू में कहा कि CV is a tool, showcase your skills and get you an interview, that's all. उसके बाद you are there to practically demonstrate, चाहे psychometric tools and interviews this time, so it needs to be taken very seriously. थैंक यू वेरी मच। अच्छा तैमूर साहब, ये क्वेश्चन आया है सैफ और रहमान साहब का कि सर ये जो इंट्रोडक्टरी पैरा है, कोई एग्जांपल देके हमें बताएं कि क्या ऑब्जेक्टिव वगैरह जो स्टार्ट में होता है वो कैसे होगा? जी बिल्कुल, मुझे सिर्फ अगर आप 1 सेकंड दे तो मैं आपको अपनी सीवी ही निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी सीवी को इस्तेमाल किए हुए कोई 18 साल ही हो गए, मैंने कभी दोबारा अप्लाई किया नहीं, लेकिन स्टिल मैंने जो जुमला लिखा था जी वो ये है कि आई वॉन्ट टू बी अ कॉर्पोरेट लीडर प्रोफेशनली एंड अ चेंज एजेंट सोशली। ओके, नाउ वन कैन डिसएग्री, बट मुझे ये लगा कि यार ये जो मेरे अज़ाइम है जिंदगी के हवाले से कि आई वॉन्ट टू बी अ कॉर्पोरेट लीडर, एक डिसीजन मेकिंग, एक इम्पैक्टफुल पोजीशन की तरफ मुझे होना चाहिए, तो एक वो होना चाहिए।
और दूसरा ये कि जिंदगी के अंदर कोई मुआशरे के लिए करना, मैं बिकॉज अल्लाह ने मुझे अगर बहुत कुछ दिया है तो मैंने मुआशरे को वापस क्या दिया है. सो माई स्टेटमेंट इज आई वॉन्ट टू बी अ कॉर्पोरेट लीडर प्रोफेशनली एंड चेंज एजेंट सोशली. लेकिन ये भी कोई 8-6-7 साल पुराना स्टेटमेंट है, सीवी मैंने अपडेट की ही नहीं है, अल्लाह ना करे कि कभी जरूरत पड़े. लेकिन बहरहाल द स्टेटमेंट शुड बी ऑर्गेनिक. उसको देख के और बाद में उस बंदे को मिल के फील हो कि यार ये एक ही चीज है, ये उसी सोच की कासी कर रहा है ये बंदा. राइट. अच्छा अनुमान, इसी बात को थोड़ा सा आप आगे बढ़ाएं, क्योंकि मेरा एक क्या कहते हैं जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी इसमें बन रहा है कि जो तैमूर साहब ने कहा, मुझे ज्यादा ये लगा कि वो एक्चुअली लाइफ गोल के हवाले से बात कर रहे हैं, जबकि सीवीज के अंदर बहुत सारे लोग जिनकी जरूरत होती है कि वो उस पोजीशन को देखें या जिस रैंक में वो चल रहे हैं, जैसे एंट्री लेवल है, मिड लेवल है, तो वहां वो अपने गोल को आइडेंटिफाई करे. और उससे एज ए रिक्रूटर मैं ये देखता हूं कि भाई ये जहां आ रहा है उसको कितना अंडरस्टैंड कर रहा है और अपनी स्किल और अपने पर्सनल गोल से उसको अलाइन कर रहा है. तो मुझे सहूलत होती है कि ही कुड बी अ गुड टीम मेंबर, माय टीम मेंबर. तो आप भी यूं देखते हैं ये? That is the cover letter, not the CV objective. वो cover letter की बात हो रही है जो तैमूर साहब कर रहे हैं. बात नहीं, तैमूर साहब सीवी की बात कर रहे हैं, अपनी की बात कर रहे हैं, बट जो जॉब रिलेटेड होता है वो कवर लेटर होगा. वो कवर लेटर. चलिए इन्हीं एक्सपर्ट्स ओके ठीक है नुमान, आप बात करें, फिर हम कौन सा से पूछेंगे. हाँ श्योर. अच्छा, मेरे लिए जो है ना ओपनिंग स्टेटमेंट जो ऑब्जेक्टिव की स्टेटमेंट है, व्हाट फैसिनेट्स मी और व्हाट आई आल्सो डू इज कि आई लुक फॉरवर्ड कि जो भी स्टेटमेंट लिखी है, चाहे वो जितनी भी इंस्पिरेशनल है, वो रियलिटी के कितने करीब है और कितना क्लैरिटी ऑफ द थॉट है उस बंदे के लिए कि यार आया ये फ्रेशर है तो कहीं आज से 15 साल बाद की बात तो अभी इससे नहीं कर रहा. इट्स गुड टू हैव 3, 4, 5 years मैक्स कि एक विजन है, मिशन है, मेरा करियर पाथ है, दैट इज द वन थिंग. लेकिन वो जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, फोकस इज ऑन दैट जॉब, राइट. वो जेनेरिक सीवी या कैंडिडेटसी का हम इम्तिहान नहीं ले रहे, हम किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए उस सीवी को एवेल्युएट कर रहे हैं. तो उससे रेलिवेंस, क्लैरिटी ऑफ थॉट और कितना वो ऑप्टिमिस्टिक है और कितना रिलायबिलिटी है उसकी स्टेटमेंट में और कितनी जेन्युइन है वो स्टेटमेंट, वो जो है मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर होता है. और जैसे प्रीवियसली हमने बात भी की कि वो एक ही पेट लैंग्वेज या सेंटेंस के आई वांट टू बी हियर इन नेक्स्ट 5-10 years, वो दैट विल नेवर टेक यू एनीवेयर एट ऑल. तो कस्टमाइज स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जॉब और उसमें क्लैरिटी और कितनी सच्चाई या नफासत है, दैट मींस अ लॉट फॉर मी एटलीस्ट. सही. अच्छा अकरम साहब, कुछ क्वेश्चन है हमारे पास. जैसे अली वसीम कह रहे हैं कि जी लेंथ कितनी हो, वो तो मेरे ख्याल हमने इसका बहुत तफसील से जवाब दे दिया है. वो फर्दर ये बात करते हैं कि एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे कैसे लिखें, क्या टेम्पलेट हमारे पास होनी चाहिए. अभी जैसे मेरे ख्याल में हम तीनों ने इस पे बात की कि आपको इम्पोर्टेंस एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे जब होगा जब आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे उसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेंगे. आपका आपकी स्किल है, आपकी नॉलेज है, बट कस्टमाइज सीवी करेंगे. मैं सीवी में बेसिस को चेंज करने को नहीं कह रहा, बट आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं डेफिनेटली एक ही क्वालिफिकेशन के 5-6 तरह की जॉब्स भी हो सकती हैं, तो आप उसकी चीजों को इनकॉर्पोरेट करें, अपने ऑब्जेक्टिव में कर दें. जो एटीएस है वो पीडीएफ को, माइक्रोसॉफ्ट को, इन तमाम उसको पढ़ लेता है, वर्ड्स पे कर लेता है. तो जो जॉब रिक्वायरमेंट है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके जो कीवर्ड्स हैं वो अपनी सीवी में मेंशन जरूर करें. ऑटोमेटिकली एटीएस सिस्टम आपको पिक कर लेगा. इसलिए कि जर्नल हम करेंगे अगर कोई भी वर्ड नहीं हो, मिसाल के तौर पे बहुत ज्यादा सीवी, 2000 सीवीज हैं, 3 पोजीशंस है या 2 पोजीशंस है, तो डेफिनेटली शॉर्टलिस्ट भी 50 को करेंगे ना इंटरव्यू के लेवल पे, तो इससे ज्यादा तो नहीं करेंगे. तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रिक्वायरमेंट है, चाहे वो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो जो पर्टिकुलर स्किल्स की रिक्वायरमेंट हो, वो आपके सीवी में इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए. वैसे ना लिखें, किसी फ्लो में लिखें, वो इनकॉर्पोरेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप वो स्टेप पार कर जाएंगे कि एटीएस से आपका निकल सकता है. और जी बिल्कुल अगेन को बेतहाशा फॉर्मेट्स मिल जाते हैं जिसमें बाकायदा तौर पे आपके बिट्स एंड पीसेस में आप ब्लॉक्स बना के चीजें होती है कि ये इस सेक्शन में ये शो करें, इस सेक्शन में बिल्कुल सिंपल, उसमें बहुत ज्यादा बॉक्सेस बनाने की जरूरत नहीं, बट सेगमेंट्स होने चाहिए कि पहले आपने अपनी एजुकेशन के बारे में है, उस एक्सपीरियंस के बारे में, जॉब के बारे में कितना, तो उसमें आप जब वर्ड्स डालेंगे तो ऑटोमेटिकली एटीएस फ्रेंडली बन जाएंगे.
सही। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे शहबाज साहब का है कि जी आप बेसिक ऑब्जेक्टिव्स वगैरह के हवाले से, तो उस पे हम बातचीत पहले कर चुके हैं, तो प्लीज आप इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल होगी, आप इसे देख सकते हैं। एक बिलाल सलीम साहब का क्वेश्चन बड़ा प्रैक्टिकल आया है। अगेन तैमूर साहब, वी विल स्टार्ट विद यू। वो ये कह रहे हैं कि हम जब प्रेजेंट करें अपने आप को ऑन वन पेज, शुड वी स्टार्ट विद एजुकेशन और वी स्टार्ट विद आवर एक्सपीरियंस और स्किल्स, और उसका ऑर्डर क्या हो। जब हम स्किल या एक्सपीरियंस लिख रहे हों तो ओल्ड को पहले आना चाहिए, लेटेस्ट को पहले आना चाहिए? देखिए, जॉब अगर एक्सपीरियंस के लिए, देखिए फ्रेश पे तो ऑफ कोर्स पहले एजुकेशन ही आएगी, ठीक है। एक्सपीरियंस्ड भी है तो वहां पर भी जॉब्स की रिक्वायरमेंट के अंदर मेंशन किया हुआ होता है कि जी ये एजुकेशन हो। तो अगर ऑब्जेक्टिव के फौरन बाद 2-3 लाइंस के अंदर एजुकेशन मेंशन्ड है जी तो जी मेरे लिए एज अ रिक्रूटर उस जॉब की पहली कंडीशन के मीट हो जाने की तसल्ली पहले हो जाएगी। उसके फौरन ही बाद तकरीबन स्लाइटली मिडवे से ऊपर आपका वर्क एक्सपीरियंस शुरू हो जाए और वो भी ठीक चंद है। लाइंस के अंदर आपने एक्सप्लेन किया हुआ हो, तो मेरे ख्याल में ये ऑर्डर जो है ये एक रीजनेबल प्रैक्टिकल है और उसके बाद फिर तमाम चीजें आ सकती हैं। सही। अच्छा, कुदसिया ये पूछ रही हैं कि एवरी टाइम मुझे अलग से ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सेट करने होंगे, इस पे हमने बात की है, लेकिन मजीद हम नुमान साहब से रहनुमाई लेते हैं। नुमान, आप इन दोनों सवालों पे अपना इनपुट दें। जी, पहले सवाल पे बात करते हुए तैमूर भाई ने जिस तरह जिक्र किया है, इट्स आइडियल कि ये फॉर्मेटिंग हो कि अपने ऊपर हेड लेटर हेड्स के बाद जो है आप अपने एजुकेशन वगैरह को ताकि ऑथेंटिकेट कर दें, सो दैट यू नो कि रिक्रूटर ने सारी सीवी देखी हो और आखिर में जाके पता चले उसको कि बेसिक क्राइटेरियाज ही मीट नहीं करता, तो रिक्रूटर्स गेट अनॉयड विद दैट। तो इट इज अ गुड प्रैक्टिस के वैसे किया जा सकता है। ऑन टॉप ऑफ दैट, जहाँ एक्सपीरियंस वगैरह मेंशन करें, कंसाइज हो, और मोस्ट प्रोबेबली अगर वो बुलेट पॉइंट में हो, जैसे मैंने पहले कहा कि मेजरेबल, जहां आप आपकी अचीवमेंट्स को परसेंटेजेस ठीक में है। या फिगर्स में या पोर्टफोलियो फाइनेंशियल्स में जिस तरह से भी आप मैनेज कर सकें, तो दैट दैट रियली अप्रिशिएटेड बाय द रिक्रूटर्स आल्सो। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव्स की बात है, मैं ये बड़ा फ्रैंकली कहूंगा कि इतना रैंडमली चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है, because ठीक है। objective is certain thing that you have for a bit longer period of time, but उसकी customization या उसकी appropriateness with that specific job, अगर वो लॉस नहीं हो रही तो no need to change। लेकिन अगर जी दोनों मशरिक और मगरब में जा रहे हैं तो of course you need to make some relevance, the connection or bond with the jobs you are applying for or your objectives। तो that should be the, I think, thumb of rule कि when you can decide कि आपको objective change करने की जरूरत है या नहीं। सही। अच्छा, टाइम हमारे पास जरा कम है, तो खुर्रम साहब, एक क्वेश्चन आसन साहब का है कि सर जब हम सीवी मेल करते हैं किसी कंपनी को, तो उसमें सब्जेक्ट टाइटल क्या होना चाहिए? वैसे तो सिंपल सी बात है, तो जिस लेकिन जॉब आपको के लिए ऐड आप करना अप्लाई कर चाहिए। जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वही होना चाहिए। तो जस्ट एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा ऑब्जेक्टिव वाली बात पे। ऑब्जेक्टिव आपको हर दफा जब चेंज करना पड़ेगा जब आप रेलिवेंट जगह पे जा रहे हैं अप्लाई करने के लिए। अगर आप रेलिवेंट है तो आपको चेंज रहेगा। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि उस पॉइंट को उन कीवर्ड्स इनकॉर्पोरेट कर लें, ऑब्जेक्टिव चेंज ना करें। अगर आप अपनी फील्ड में रह रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव तो सेम ही होगा ना। हाँ, बिल्कुल इरेलीवेंट में जा रहे हैं तो फिर तो डेफिनेटली करना पड़ेगा, अदरवाइज नो नीड। आप उन कीवर्ड्स को इनकॉर्पोरेट जरूर कर लें जो रिक्वायरमेंट है, जो हो सकता है रूटीन में आपने जेनेरिक स्टेटमेंट में आपने ना रखे हो। और जहां तक बात है इसकी कि आप सब्जेक्ट में जो जॉब जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और अगर आप बगैर किसी वैकेंसी के अप्लाई कर रहे हैं, जस्ट एक जनरल बेसिस है, तो अपनी स्किल लेवल जिस जॉब का टारगेट जॉब है, अदरवाइज जो जॉब की एग्जैक्ट वर्डिंग है जो उन्होंने अनाउंस की वो आप अपने सब्जेक्ट में लिखें, उसी की बेस पे सिस्टम उठाता है। अच्छा, तैमूर साहब, एक और बड़ा अहम क्वेश्चन है जो हमें, मुझे तो वास्ता पड़ा, शायद आपको भी पड़ा। फर्ज करें आपने कि नया एक शहर में अपना लॉन्च की है नया टेलको, कोई हर्ज नहीं अगर हम थोड़ी सी आपकी साथ साथ एडवर्टाइजिंग भी कर देते हैं, आप हमें कम्प्लीमेंट्री टाइम दे रहे हैं, आपने किया। अब जाहिर है वहां आपको मल्टीपल पोजीशंस के लिए हायरिंग करनी है। तो एक तजर्बा हमें ये होता है कि एक साहब हैं वो मैनेजर के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, वो असिस्टेंट के लिए भी कर रहे हैं, वो 3-4 पोजीशन में कर देते हैं। तो ये कैसा अमल है जो, क्योंकि अक्सर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एक वक्त में एक से ज्यादा पोजीशन अनाउंस हो रही होती है। हाउ डू यू सी इट? जी अर्शद साहब, हम
अपने एक शहर में गए तो वहाँ पर हमने उर्दू के अखबार में डिप्लोमा होल्डर, डीएई टेक्नीशियन, केबल पुलर, सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर की एक काफी लंबी फहरिस्त डाली। तो एक बीए पास साहब ने ऊपर से लेके नीचे तक तमाम 9 की 9 पोजीशंस के लिए अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब मतलब ठीक है, आजकल हालात ऐसे हैं कि लोग कहते हैं कोई जॉब भी हमें मिल जाए, लेकिन ऑफ कोर्स ज्यादातर हमारी जो डिस्कशन जिन ग्रेजुएट्स के लिए हो रही है वो आमतौर पे एमबीए, बीबीए, इंजीनियर्स, सीएस, तो यहाँ पर इतनी बड़ी बाउंड्री तो नहीं होती है, बट एट टाइम्स अगर हमें लेट्स से मैनेजर फाइनेंस के लिए ऐड दिया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि 3-4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो माशाल्लाह से फ्रेश एमबीए ग्रेजुएट्स भी आंखों में चमक लेके अप्लाई कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में ये मौजू नहीं है, बिकॉज इन एनी केस वो सीवी शॉर्टलिस्ट तो नहीं होगी, बल्कि आप उस बंदे को जो सीवी शॉर्टलिस्ट करा उसको थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि तंग ही कर रहे हैं। तो इस तरह का काम होता है, आजकल भी हो रहा है और नहीं होना चाहिए, इसका तो यही है। अच्छा, हमारा लास्ट क्वेश्चन जो आप तीनों साहबान से है, वी विल स्टार्ट विद खुर्रम साहब। व्हाट डू यू नॉट लाइक टू सी इन अ सीवी? क्या होना चाहिए, इस पे तो हमने काफी बात की है, तो खुर्रम साहब आप क्या चीजें आपको अनाय करती हैं एज ए रिक्रूटर इन अ सीवी? सबसे पहले अगर कैंडिडेट को पता नहीं है, डिस्कनेक्ट मुझे सबसे ज्यादा मतलब एक्चुअली ऑफ हो जाता हूँ कि डिस्कनेक्ट है, और ये कहा जाए कि जी सॉरी सीवी किसी और ने बनाया था, मैं प्रिंट लिया या मैंने अपडेट तो कर दिया, मैं फ्रेश सबमिट करना भूल गया, इस पे टोटली ऑफ हो जाता है चीजें। और मतलब इररिलेवेंट चीजें लिखी हुई है आपने, अननेसेसरी लेंथी सीवी तो आपको पहले ही पता होता है, बट अगर आपने कैंडिडेट का रियलिटी और उसका जो सीवी में आपस में कनेक्ट नहीं है, ठीक है, वो वहां पे बात खत्म हो जाती है। अच्छा नुमान साहब, आपको क्या बुरा लगता है देखना इन अ सीवी? ऑन टॉप ऑफ व्हाट जो खुर्रम भाई ने जिक्र किया, अगर तो सीवी इज नॉट इन अ रीडेबल फॉर्मेट और वो इतनी कॉम्प्लेक्स है कि आई हैव टू सर्च फॉर सर्टेन इंफॉर्मेशन कि भाई इसकी डिग्री क्या थी या इसका एक्सपीरियंस कहाँ था, और उसमें कोई फ्लो नहीं है, तो मेरी आईज मूव फॉरवर्ड नहीं करती। द सीवी का जो फ्लो है और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, वो अगर मिसिंग हो तो इट इज अ बिग पुट ऑफ। सही। तैमूर साहब? जी बिल्कुल, इन्हीं बातों पे पहला जो मेरा जो मिजाज में बरहम होता हूं मैं, वो 2 सफात से ज्यादा की सीवी, पहली चीज। दूसरा, ठीक है, जो हमने जिन फॉर्मेट्स का या जिन सेगमेंट्स का 4-5 का जिक्र किया, वो अगर क्लटर्ड हो, बहुत लंबे लंबे अल्फाज, मतलब सेंटेंसेस, कहानियां, ब्रेविटी जो है ना वो होनी चाहिए। तो बस ये 2-3 चीजें हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि पता नहीं क्या हम ना करें या क्या करें कि तो क्या होगा। बड़ी सिंपल सी चीजें हैं कि कम चीजें हो, 2-3-4 सेगमेंट्स हैं और ऑर्डर के अंदर हो, दैट्स इट। बहुत शुक्रिया। आज हमने बड़ी कम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू की है कि हम अपने सीवी को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, किन गलतियों से हमने बचना है। उम्मीद है हमारी ऑडियंस के लिए ये बहुत ही मुफीद गुफ्तगू रही है। थैंक यू वेरी मच तैमूर साहब, आपने अपना टाइम हमें दिया। नुमान साहब, खुर्रम साहब, एंड आई बिलीव कि ये आपका नेशनल सर्विस में कंट्रीब्यूशन है। अल्लाह ताला आपके लिए और हम सब की आसानी करिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड इवनिंग।